हेलो फ्रेंड्स, ग्रामर की दुनिया में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं टेंस और इसमें आज पढ़ेंगे टेंस का फोर्थ पीरियड, जिसमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को पढ़ना है। ध्यान रखिए, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से लेकर के लास्ट के जितने भी टेंस हैं वो बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। थोड़ा सा जो अलग पढ़ते हैं वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो ये बहुत ही सरल टेंसेस में से आते हैं और शेष यानी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस तक जितने भी टेंस हैं 10 बनते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट छोड़कर। वो 10 के 10 बहुत आसान हैं, हम सीख लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो इस नोट को समझ लीजिए। किसी भी टेंस को समझने के लिए सिर्फ 2 बातें आपको याद रखनी होंगी। उस टेंस की हिंदी वाक्यों की पहचान, यानी कि हिंदी में उस टेंस के वाक्यों की पहचान क्या है, कैसे पहचानेंगे कि यह इस टेंस का वाक्य है। एक तो ये बात याद रखेंगे। दूसरी बात, उस टेंस की जो इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब होती है वो याद रखेंगे। अगर ये 2 बातें याद रख लेते हैं किसी भी टेंस के, यानी कि शेष 10 टेंस में से, तो वो टेंस आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। तो अगर हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की बात करें तो पहले आप इसकी हिंदी में पहचान याद करेंगे। तो हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में गा गी गे होगा, तो ये भाग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का होगा। जैसे हम कल एक मैच खेलेंगे, वह आज किताब नहीं पढ़ेगा, तुम कल कहाँ जाओगे। तो देखा इसमें गा गी गे लगा है, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की बात है। तो ये पहचान हो गई, आपने पहचान लिया। दूसरी फिर पहचाननी है हेल्पिंग वर्ब। तो देखिए, हेल्पिंग वर्ब होती है इसमें विल शैल और मेन वर्ब होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब ये 2 बातें याद हो गई, हेल्पिंग वर्ब विल शैल और मेन वर्ब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर आपको शैल आई बी के साथ जो लगता है, अगर ये भी याद ना रखेंगे, सभी के साथ विल लगा देंगे, तब भी बहुत ज़्यादा समस्या नहीं है, क्योंकि अमेरिकन जो ग्रामर है, अमेरिकन इंग्लिश है, उसमें सभी के साथ विल लगता है। और आने वाले कल, यानी कि भविष्य में आने वाला जो कल होता है, उसके लिए हम टुमारो प्रयोग करते हैं। अब समझिए, ये 2 बातें याद हो गई, एक तो हिंदी में पहचान और दूसरी बात याद हो गई आपकी इसकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। ये 2 बातें याद हो गई। अब आपको करना क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस में आप जानते हैं कि इसी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को आप साथ साथ रख देंगे कर्ता के बाद। देखिए, कर्ता के बाद हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आपने साथ रख देंगे। जैसे हम कल एक मैच खेलेंगे, तो बी शैल और प्ले, तो बी शैल प्ले यानी कि आपकी हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब दोनों को साथ रख दी कर्ता के बाद। अब मैच टुमारो वो बाद की बात है। तो हम कल एक मैच खेलेंगे, तो बी शैल प्ले अ मैच टुमारो। वे आज स्कूल जाएंगे, दे विल गो। देखिए, विल हेल्पिंग वर्ब है और गो आपकी मेन वर्ब है, इनकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों को साथ साथ रख देते हैं, तो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस बन जाता है। यही नियम है सारे टेंस में, यही काम करेगा और इसके अलावा कोई काम नहीं करेगा। यानी कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को दोनों को साथ साथ मिलाकर रख दें, चाहे विल के साथ फर्स्ट फॉर्म रख दें, चाहे शैल के साथ रख दें। अब अगर नेगेटिव की बात करें तो ध्यान रखिए, नोट करिए, जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसके बाद नोट लगता है, तुरंत नोट लगता है हेल्पिंग वर्ब के बाद। अगर बहुत सारे सेंटेंसेस में, टेंस में 2 या 2 से ज़्यादा भी हेल्पिंग वर्ब होती हैं, तो ध्यान रखिए जो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद नोट लगाएंगे और पहली ही हेल्पिंग वर्ब से हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे नेगेटिव बनाने के लिए, देखिए नेगेटिव बनाने के लिए विल और शैल के बाद नॉट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यही तो करना है, क्योंकि आप जानते हैं हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों साथ साथ रखनी होती है। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, नॉट कभी भी बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आता, नोट कर लीजिए। नॉट कहीं भी कभी भी बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं लगता। हम कल एक मैच नहीं खेलेंगे, तो शैल नॉट प्ले अ मैच टुमारो। वे आज स्कूल नहीं जाएंगे, दे विल नॉट गो टू स्कूल टुडे। अच्छा,
अब आपने देखा होगा कि विल नॉट की जो कंट्रैक्टेड फॉर्म होती है, संकुचित अवस्था होती है, उसको वॉन्ट कहते हैं। जैसे ही विल नॉट कम हेयर, इसको हम ही वॉन्ट कम हेयर भी कह सकते हैं। ये बात भी आप नोट कर लें। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो आप भी जानते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारे दो प्रकार से होते हैं। एक हिंदी में क्या से शुरू होंगे और दूसरे क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में होगा। तो ध्यान रखिए, हमने बात की थी आपकी कि आपको केवल हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब याद रखनी है। तो क्या करते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब यहाँ रखी थी, यहाँ हेल्पिंग वर्ब रखी थी, वो उठा करके हम कर्ता से पहले ले आए। जब वाक्य हमारा क्या से शुरू हुआ, जब वाक्य हमारा क्या से शुरू होता है, तो हम क्या करते थे, जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब साथ साथ रखते थे कर्ता के बाद, वही हेल्पिंग वर्ब उठा करके हम शुरू में ले आए और बाकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में वहीं छोड़ दी। देखिए, हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहीं छोड़ दी और उस कर्ता से पहले हमने शैल और या विल, जिसके अनुसार जो लगेगा वो ले आए। अब अगले देखो हमने क्या किया, क्या हम एक मैच खेलेंगे, तो यहाँ पर देखिए हमने क्या अगर छोड़ दें तो क्या लगेगा, बी शैल प्ले अ मैच, तो शैल उठाकर हम शुरू में ले आए, तो क्या बना, शैल बी प्ले अ मैच टुमारो। क्या भी आज स्कूल जाएंगे, तो बिल शुरू में ले आए, बिल दे गो टू स्कूल टुडे। अगर बात प्रश्नवाचक शब्द बीच में होता है तो उसके लिए क्या करते हैं, जो प्रश्नवाचक शब्द और जो शैल होता है या बिल होता है, हेल्पिंग वर्ब होती है, यानी कि प्रश्नवाचक शब्द और जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको हम शुरू में रखते हैं। तो देखिए, हमने प्रश्नवाचक शब्द हमारे कौन से होते हैं, वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाट, ये सब लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले इन प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लेंगे और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लेंगे और से जो कर्ता, क्रिया, कर्म, क्रिया का मतलब मेन वर्ब है, वो वहीं के वहीं रहेंगे। तो ये प्रश्नवाचक शब्द याद कर लेना आप। तुम आज क्या खाओगे, व्हाट विल, यानी कि प्रश्नवाचक शब्द और हेल्पिंग वर्ब। यू ईट टुडे, कर्ता, मेन वर्ब और ये बाद में। वह आज कहाँ जाएगा, वेयर विल ही गो टुडे। लेकिन एक बात और आती है, जब हु, विच या वाट सब्जेक्ट का काम करते हैं तो उनके साथ हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब दोनों साथ आती हैं। तो तुमको अंग्रेजी कौन पढ़ाएगा, तो हु विल टीच यू इंग्लिश। तो उम्मीद कर रहे हैं समझ में आया होगा। तो जैसा किया है ऐसे ही हर टेंस में करना है। आगे जितने भी टेंस बचते हैं उनमें सब यही करना है। आपको हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब याद रखनी है और नेगेटिव है तो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है। इंट्रोगेटिव क्या वाला है तो पहली हेल्पिंग वर्ब कर्ता से पहले लेनी है और क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब कर्ता से पहले लेनी है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।